सो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं फिर से एक नए और इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ आई हूँ, थ्रू द आईज ऑफ ट्रैवलर्स। हिस्ट्री हमेशा हमें बोरिंग और अजीब लगती है कि यार बहुत लेंदी चैप्टर है, लेकिन ट्रस्ट मी, हिस्ट्री के चैप्टर सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है यहाँ पर। सो थ्रू द आईज ऑफ ट्रैवलर्स जो आपकी सेकंड बुक है, उससे हम यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर करने के लिए जा रहे हैं। तो चैप्टर का नाम ही क्या है, थ्रू द आईज ऑफ ट्रैवलर्स। मतलब कि जो ट्रैवलर्स हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उनकी आंखों से हमें यहाँ पर क्या देखना है, इंडिया को देखना है। ठीक है। सो ये जो चैप्टर है हमारा, इसमें हम कई सारे ट्रैवलर्स को देखेंगे जो इंडिया के बाहर से इंडिया में आए और उन्होंने इंडिया को उस समय अपने पर्सपेक्टिव में क्या बताया। ठीक है। यहाँ पर ना हम अलग अलग टाइम पीरियड को देखेंगे कि कैसे 10th सेंचुरी से लेकर 17th सेंचुरी के बीच में कई सारे ट्रैवलर्स यहाँ पर आए, जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे अपनी बुक्स लिखे, जिनको हम अकाउंट्स कहते हैं। कि भाई हिस्ट्री में हिस्टोरियंस जो थे, जितने भी ट्रैवलर्स आए थे, जो भी कोई चीज वो लिख रहे थे, उसको क्या कहते थे, अकाउंट कहते थे। तो उन्होंने अपने अकाउंट्स लिखे हुए हैं और उसी से हमने उस समय की हिस्ट्री के बारे में कई सारी चीजों का पता लगाया। देखो, अगर कोई अपने इंडिया का ही कुछ भी लिख देता है तो फिर वो क्या है कि भाई थोड़ा सा हम कहते हैं कि भाई किसी राजा के दरबारी ने लिखा तो यार फिर तो उसकी तारीफ में ही लिखा होगा। लेकिन अगर कोई बाहर का कोई चीज लिख के गया है तो उस चीज को हम थोड़ा क्या देखते हैं, हाँ यार अगर इसने देखा तो वो इसका एक्सपीरियंस है, तो उसी हिसाब से हम पूरी की पूरी दुनिया को यहाँ पे देखते हैं। तो यह हम ट्रैवलर्स की आंखों से ही यहाँ पे देखेंगे। सो 10th से 17th सेंचुरी के बीच में जब कई सारे ट्रैवलर्स आए तो कई सारे कारण थे, क्योंकि अगर हम बात करें सो नेचुरल डिजास्टर भी एक कारण था कि भाई अगर किसी के देश में कोई भी नेचुरल डिजास्टर आ चुका है, फेमाइन आ गया, लैंडस्केप हो चुका है, तो इसकी वजह से क्या होगा, लैंडस्केप वगैरह की वजह से यहाँ पे लोग क्या करेंगे, दूसरी शहरों में ट्रैवल करेंगे। तो बहुत सारे कॉजेस थे जिसकी वजह से ये जो ट्रैवलर वर्ड है वो बहुत ज्यादा फेमस हुआ। मतलब लोग एक जगह से दूसरी जगह आना शुरू हुए, जैसे वही कि आपके नेचुरल डिजास्टर्स हो गए, या जॉब की अपॉर्चुनिटी के लिए, या फिर किसी का मन है कि भाई आज भी एक्सप्लोरर होते हैं कि भाई अपना कैमरा उठाया और जाना शुरू किया। वैसे ही उस समय लोगों को दूर दराज की दुनिया देखनी थी और अब इतनी टेक्नोलॉजी आ चुकी थी, मतलब नाव वगैरह बनना और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड हो रहे थे, तो ट्रेड के लिए भी लोग वहां से मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। इवन अगर हम बात करें, अब ट्रांसपोर्ट के थोड़े मीडियम थे, तो इसीलिए लोगों ने क्या करना शुरू किया, ट्रैवल करना यहाँ पे शुरू किया। इसी ट्रैवल के दौरान कई सारे लोग यहाँ पर आए, जैसे कि अब्दुल रजाक समरकंदी। ये 15th सेंचुरी में हेरात से आया हुआ था। ठीक है। और इसने विजयनगर एम्पायर का क्या लिखा, उसके ऊपर एक अकाउंट लिखा हुआ है, उसके बारे में बताया हुआ। इस तरीके से कई सारे लोग आए। जैसे आज हमने अपना कैमरा उठाया और मैं निकल गई दूसरे किसी शहर में घूमने के लिए। जैसे अगर मैं ग्वालियर रहती हूँ तो मैं कहाँ चली गई, मैं इंदौर चली गई, मैं मुंबई चली गई, मैं आगरा चली गई, और मैंने वहां पे हेलो गाइस मैं हूँ रश्मिता और ट्रैवल करना शुरू किया। सो मैंने एक ट्रैवल व्लॉग बनाया यहाँ पर। ठीक है। वैसे ही कई सारे ट्रैवलर्स जो घूमने के लिए आते थे वो ट्रैवलॉग लिखते थे। ठीक है। ट्रैवलॉग्स होते हैं जो ट्रैवल के द्वारा लिखे गए उनके अकाउंट्स हैं। ठीक है। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो ट्रैवलिंग सिर्फ ऐसा नहीं कि बाहर से ही लोग आ रहे थे, इंटरनल ट्रैवलिंग भी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी 10 से 17 सेंचुरी के दौरान। क्योंकि इंटरनल मतलब मुगल एम्पायर में ही, क्योंकि उस समय अगर हम बात करें तो 17 सेंचुरी की अगर बात करोगे तो 1526 से लेकर आपका अंटिल 1857 तक क्या था, सिर्फ मुगल्स का रूल था। तो वही मुगल्स के समय पे बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग यहाँ पर क्या है, हमें बढ़ते हुए नजर आई है। ठीक है। तो मतलब कि लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, ट्रैवल करते थे, बहुत ही मजेदार यहाँ पर है। तो इसी में हमें 3 लोगों के बारे में पढ़ना है। ठीक है। एक है अलबरूनी, एक है इब्न बतूता और एक है फ्रेंकोइस बर्नियर। इन तीनों की अकाउंट्स को हम बहुत डिटेल में यहाँ पर स्टडी करेंगे। और तीनों ही एक साथ नहीं आए हुए थे, कोई फ्रेंड्स नहीं थे, ये तीनों ही अलग अलग समय पे आए हैं। तो इन लोगों से क्यों हम इन तीनों को ही क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये 3 लोग अलग अलग टाइम फ्रेम को बता रहे हैं, क्योंकि इन तीनों ने अलग अलग टाइम में इंडिया को देखा हुआ है, इनने अपनी बातें लिखी हुई हैं, जिससे हमें पता चलता है कि भाई इंडिया सबके समय कैसा था। जैसे अगर हम अलबरूनी की बात करें तो अलबरूनी यहाँ पे 11th सेंचुरी में आया हुआ था। कहां से आया हुआ था, ख्वारिज्म उज्बेकिस्तान से आया हुआ था। यहाँ इब्न बतूता कब आया था, 14th सेंचुरी में आया था, मोरक्को टेंजियर से आया हुआ था, अफ्रीका कॉन्टिनेंट से। ठीक है। और उसी के साथ में अगर हम बात करेंगे फ्रेंकोइस बर्नियर, तो ये 17th सेंचुरी में आया हुआ था। तो ये तीनों के ही टाइम फ्रेम अलग अलग हैं, अलग अलग राजाओं के दौर में आए थे, अलग अलग चीजों को एक्सपीरियंस किया और देखा। तो इस चैप्टर को हम 3 पार्ट में तोड़ेंगे। ठीक है। पहला पार्ट अलबरूनी को डिस्कस करेंगे फुल्ली। देखो,
एनसीईआरटी के पन्ने जब आप पलटोगे ना, तो सबसे पहले इन तीनों ट्रैवलर के बारे में इनके अकाउंट दिए गए, में ये क्या है, ये कितना पढ़े हुए हैं, कहाँ से आए हुए हैं, ये सब बताया गया है। फिर उसके बाद जैसे तीनों को इकट्ठा बताया है, फिर उसके बाद तीनों की जर्नी बताई है कि तीनों के क्या एक्सपीरियंस थे। लेकिन हम ऐसे नहीं पढ़ने वाले, हम 3 पार्ट में इस चैप्टर को तोड़ेंगे। पहले हम अलबरूनी को पढ़ेंगे, तो शुरुआत के 2 पेज हो, चाहे लास्ट के 4 पेज में हो, पूरा इकट्ठा करके अलबरूनी को पढ़ेंगे, इब्न बतूता को पढ़ेंगे और फ्रेंकोइस बर्नियर को पढ़ेंगे। और साथ ही में और जितने भी लोग यहाँ पर आते चले गए उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अपने सीट बेल्ट को कस लो और शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अलबरूनी को पढ़ेंगे। अलबरूनी जो है वो 11th सेंचुरी में इंडिया आया हुआ था और इसने अपना एक्सपीरियंस अपनी किताबुल हिंद, जो उसने किताब लिखी उसके थ्रू शेयर भी किया हुआ है, कई सारी बातें लिखी हुई है। तो सबसे पहले हमें अलबरूनी को जानना है। इन तीनों को ही जो हम पढ़ रहे हैं उनकी किताबें पढ़नी है, इनका एक्सपीरियंस पढ़ना है और इन्होंने क्या लिखा हुआ है सब कुछ, इनकी जीवन पढ़ना है, ठीक है। सो अलबरूनी जो है वो 973 में पैदा हुआ था, ठीक है। और ये कहाँ से था, ये ख्वारिज़्म उज्बेकिस्तान से था, ठीक है। अलबरूनी ने अपने समय की बेस्ट पॉसिबल एजुकेशन ली हुई थी और कई सारी लैंग्वेजेस को ये जानता था। जैसे इसको सीरियक आती थी, इसको पर्शियन आती थी, इसको अरेबिक आती हुई थी, इसको हिब्रू आती थी, इसको संस्कृत आती थी और ये ग्रीक वर्ड पढ़ता रहता था। मतलब ग्रीक भाषा तो उसको नहीं आती थी, लेकिन इसको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। बहुत सारी ग्रीक फिलोसोफर जो थे उनके जितने भी वर्क थे उनको ट्रांसलेट करके अरेबिक में ये पढ़ता था। जैसे इसने प्लेटो को पढ़ा हुआ था, ठीक है। और बहुत ज्यादा ये फैसिनेटेड था चीजों को लेकर, इसको समझने सब कुछ था। लेकिन क्या होता है कि ख्वारिज़्म को अब यहाँ अफगानिस्तान में ना एक एम्पायर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, जो है गजनविद एम्पायर। और यहाँ का राजा कौन होता है, महमूद गजनी, ठीक है। इसको महमूद गजनी कहा जाता है क्योंकि गजनी क्या थी, कैपिटल थी उसकी, ठीक है। तो महमूद गजनी जो होता है वो क्या कर लेता है, ये इन्वेड कर लेता है, मतलब कि जो ख्वारिज़्म उज्बेकिस्तान वाला एशिया का एरिया है उस पे कब्जा कर लेता है, ठीक है। तो अपने साथ कई सारे पोएट, स्कॉलर्स सबको उठा के ले जाता है। तो अलबरूनी को भी गजनी ले आता है, ठीक है। तो अलबरूनी यहाँ रह रहा है और उसी समय, ये कब की बात है, ये 1017 की बात है। तो उस समय बहुत सारे अटैक यहाँ महमूद गजनवी ने कहाँ पे किए, इंडिया में भी किए थे। जो आप कहते हैं कि महमूद गजनवी ने 17 टाइम इंडिया पे अटैक किए थे। सोमनाथ मंदिर को भी हमारे तोड़ दिया था और उससे कई सारा धन चुरा के ले गया था। तो इंडिया तक यहाँ पे महमूद गजनवी आ चुका था। तो अब क्या था भाई, उज्बेकिस्तान से लेकर पंजाब वाला जो हमारा एरिया है, इस पूरे एरिया में महमूद गजनवी का एक तरीके से रूल सा था। तो ये एक तरीके से कनेक्टेड एरिया हो गया। तो जब ख्वारिज़्म से अलबरूनी को कहाँ लाया गया, यहाँ गजनी में लाया गया, तो उसका कॉन्टेक्ट पंजाब के साथ बढ़ा। क्योंकि देखो, अब इंडिया में चाहे गुजरात हो चाहे महाराष्ट्र हो, ये सब हमारा कनेक्टेड एरिया, तो ये सब हमारा एरिया है ना, तो हमारा कॉन्टेक्ट तो होगा। तो उस समय जब सुल्तान के अंदर ये पूरा एरिया आ गया है पंजाब तक, तो पंजाब तक वो इंडियन कल्चर, इंडिया से फेमिलियर हो गया और उसको इंडिया आने का मौका मिला। जब वो यहाँ पर इंडिया में आया तो उसने क्या देखा, उसको इस वर्क को पढ़ना था, मतलब उसको इंडियन एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स में पहले से इंटरेस्ट था, क्योंकि ट्रांसलेटेड वर्जन जो थे अरेबिक में वो पढ़ता रहता था। और यहाँ पर आकर उसने ब्राह्मण्स के साथ, प्रीस्ट, जितने भी मतलब उच्च दर्जे के संस्कृत स्कॉलर्स है उनके साथ बैठना शुरू किया और इंडियन कल्चर की उसने नॉलेज यहाँ पर लेनी शुरू की। वैसे वो गजनी में ही बस गया था, मतलब 70 की उम्र तक, मतलब यहाँ से जब वो वापस गया तो फिर वो गजनी में ही उसकी 70 ईयर्स में डेथ हो गई थी। लेकिन जब वो यहाँ पर आया हुआ था तो उसने यहाँ के बारे में जानने की कोशिश की, हर एक चीज के बारे में। तो जब वो इंडिया में आया तो उसने पंजाब, इवन नॉर्थ इंडिया तक उसने ट्रैवल किया था। और उस समय अरेबिक लिटरेचर जो था उसका पार्ट ट्रैवल लिटरेचर बन चुका था। मतलब कोई भी अगर ट्रैवलिंग पे लिख रहा है तो फिर वो क्या था, मतलब उसको पढ़ा जाता था। तो यहाँ पे सहारा से लेके वोल्गा रिवर्स तक, मतलब उसने जो भी लिखा है उसकी बातें यहाँ पर फैलती हुई चली गई, ट्रैवल लिटरेचर फैलता हुआ चला गया। तो इंडिया में भले ही उसको 1500 में लोगों ने जाना, वो 11th सेंचुरी में आया होता, 1500 में लोगों ने उसके ट्रैवलिंग एक्सपीरियंसेस को पढ़ना शुरू किया, लेकिन पूरी दुनिया उसको पहले ही पढ़ चुकी थी। अब इंडिया में उसके वर्क को देखते हैं कि भाई इंडिया में जब वो आया उसने यहाँ पे संस्कृत सीखने की कोशिश की, वो ब्राह्मण्स के साथ बैठा, उसने एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, मैथमेटिक्स, उसने हर चीज पर ज्ञान लिया क्योंकि उसको बहुत ज्यादा पसंद आ रहा था। और उसने एक बुक लिखी यहाँ के लिए जिसका नाम था किताबुल हिंद। ये किताबें बहुत जरूरी है किसी के, ठीक है। तो जैसे कि इब्न बतूता की हम रेला पढ़ेंगे तो यहाँ पे किताबुल हिंद है। अब ये जो किताबुल हिंद इसने लिखी हुई थी इसमें 80 चैप्टर्स थे, मतलब इंडिया के रिलीजन से लेकर, एल्केमी से लेकर, मीटरोलॉजी से लेकर, मेडिसिन से लेकर, हर चीज को यहाँ पर क्या किया था, अलबरूनी ने समझाया हुआ था और हर चीज के ऊपर उसने लिखा हुआ था।
अल-बरूनी का एक बहुत यूनिक स्टाइल था राइटिंग का। अच्छा, आपके एग्ज़ाम में ये आएगा कि जो वो पूरा लिखता था, उसके डिस्क्रिप्शन का क्या स्टाइल था। तो उसके डिस्क्रिप्शन का क्या स्टाइल था, सबसे पहले वो जो भी लिखता, वो क्वेश्चन पूछ के शुरू करता था। जैसे अगर मैं किसी भी चीज़ को लिख रही हूँ, तो जैसे मैं फूड के बारे में लिख रही हूँ, तो क्यों ऐसा खाना खाया जाता है? तो वो एक क्वेश्चन पूछ के लिखा करता था। फिर जैसे दाल-बाटी क्यों खाई जाती है? तो फिर उसके बाद सेकंड चीज़, वो जो हमारे यहाँ का कल्चर है, जो हमारा संस्कृत कल्चर है, देखो उस समय कोई हिंदू जैसा वर्ड तो था नहीं, तो हम ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन या सांस्कृतिक ट्रेडिशन ही बोलते थे, मतलब जो लोग संस्कृत बोलते हैं या जो उनका कल्चर है वही। तो उस वो फिर कंपेयर, मतलब पहले तो वो क्या करता था, क्वेश्चन पूछता था, क्वेश्चन पूछने के बाद वो उसका डिस्क्रिप्शन देता था, भई राजस्थान वाले एरिया में जैसे दाल-बाटी खाई जाती है, तो वो हमारे कल्चर के अकॉर्डिंग, संस्कृत ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग, जो संस्कृत में लिखा है, मतलब जो वेद में लिखा है, जो ब्रह्मनास में लिखा है, जो भी किताबों में लिखा है, उसके अकॉर्डिंग वो डिस्क्रिप्शन देता था। और उसके बाद जो थर्ड कंक्लूजन जो उसका होता था, वो कंपेयर करता था, मतलब दूसरी कंट्रीज में क्या दाल बाटी खाई जाती है, उससे सिमिलर कुछ खाया जाता है, तो वो कंपेयर करता था। ये उसके लिखने का तरीका था। पहला क्वेश्चन के साथ शुरुआत, फिर उसका डिस्क्रिप्शन देना, जिस कल्चर की चीज उसने उठाई, जैसे संस्कृत कल्चर की चीज उठाई, इंडिया के कल्चर की चीज उठाई, तो उसका उसी भाषा में डिस्क्रिप्शन देना, उन्हीं के वे में समझाना, और उसके बाद उसको कंपेयर करना। ये उसके लिखने का तरीका था। अगर हम उस समय की बात करें, तो उस समय तक भी कोई जैसे हिंदू शब्द नहीं था। तो हिंदू शब्द आया कहाँ से है? तो देखो 6th-5th सेंचुरी के दौरान अगर हम बात करें, तो पर्शियंस ने सबसे पहले ये शब्द इस्तेमाल किया। अच्छा, हमारा जो कश्मीर वाला पोर्शन है ना, यहाँ से कौन-सी रिवर आती है? कौन-सी रिवर बहती है जो पाकिस्तान से पूरा चाइना, मतलब तिब्बत से होते हुए कश्मीर से और पाकिस्तान में जाती है? वो है इंडस रिवर, ठीक है? संस्कृत नेम क्या है इंडस का? सिंधु है। हम हमेशा से सिंधु ही बोलते हैं। ये इंडस भी क्या है, बाहर के लोगों से हुआ है, क्योंकि उनको सिंधु बोलना नहीं है, तो इंदु, इंदु, इंडस हो गया। तो क्या होता था कि जो पर्शियन लोग सबसे पहले हमारे यहाँ जो आए, वो पर्शियन ही आए, और वो आए किससे? वो इंडस का रास्ता ही क्रॉस करके आए, पाकिस्तान के साइड से ही आए। तो इन्होंने उस रीजन को, जो जो पर्शियन भाषा में क्या है, सिंधु के पार वाले लोगों को, मतलब ईस्ट वाले लोगों को, क्योंकि हम तो इंडस के ईस्ट में आते हैं, उनको क्या बोलना शुरू किया? हिंदू बोलना शुरू किया। वैसे ही जब अरबिक लोग आए थे, तो अरबिक लोगों ने इस पूरे रीजन को अल-हिंद बोलना शुरू किया, और यहीं पर जो लोग थे उनको हिंदी बोलते थे। फिर टुर्क्स आए, तो जो तुर्क लोग थे, उन्होंने हमारी भाषा को हिंदवी कहा, इस रीजन को हिंदुस्तान कहा, और लोगों को उन्होंने हिंदू कह दिया। तो इस तरीके से ये हिंदू वर्ड यहाँ पर आया हुआ है। तो इस शब्द का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि ये हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, रिलीजन के लिए। उस समय कोई रिलीजन शब्द का हिंदू मतलब नहीं था, ठीक है। तो अब इसके बाद अगर हम अल-बरूनी पे बैक आते हैं, तो अल-बरूनी ने जो अपना डिस्क्रिप्शन दिया, वही संस्कृत टेक्स्ट के हिसाब से पहले दिया, और कंक्लूजन में उसने पूरी दुनिया का क्या दिया, एक तरीके से वो रेफरेंस कंपैरिजन करता था। उसने कई सारे अपने जो वर्क हैं, क्योंकि उसको पाली, प्राकृत, संस्कृत आती थी, तो उसने सभी भाषाओं में अपने काम को भी ट्रांसलेट किया, जिससे लोगों को समझ में आए, लोग उसकी चीजों को पढ़ें, और उसने वो सारी चीजों को भी संस्कृत में, पाली में, प्राकृत में जो लिखा है, उसने ये भी ट्रांसलेट किया अरेबिक भाषा में, जिससे लोग इन चीजों, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी को पढ़ पाए। वो बहुत क्रिटिकल था चीजों को लेकर, भाई उसको ऐसा लगता था कहीं सुधार की जरूरत है, तो वो भी लिख देता था, ठीक है। लोग कहते थे कि भाई जो इस तरीके से वो लिखता है, वो बिल्कुल मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, मतलब बिल्कुल कैलकुलेट करके सब बहुत अच्छे से लिखता है। तो ये अल-बरूनी का हिसाब किताब था कि भाई अल-बरूनी कौन था, और अल-बरूनी ने क्या किताब लिखी, तो किताबुल हिंद। अब अल-बरूनी के एक्सपीरियंस की बात करते हैं। देखो एनसीईआरटी में ऐसे नहीं दिया है, एनसीईआरटी में अब इब्न बतूता के बारे में, लेकिन हम पूरा अल-बरूनी पढ़ेंगे पहले। तो अल-बरूनी जब इंडिया आया, तो अब उसके इंडिया में क्या एक्सपीरियंस थे, उसने अपनी बुक में ये सारी चीजों को समझाया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो उसने फेस की, वो थी अंडरस्टैंडिंग, मतलब उसने कई सारे बैरियर्स को यहाँ पे फेस किया। क्यों? क्योंकि लोगों के साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ पा रही थी। तो उसने 3 तरीके के बैरियर्स को यहाँ बताया कि जो अंडरस्टैंडिंग में उसको दिक्कत क्यों आ रही थी। पहली चीज जो दिक्कत थी, वो थी यहाँ पर लैंग्वेज बैरियर, ठीक है। लैंग्वेज का बैरियर था, क्योंकि उसके हिसाब से अरेबिक और पर्शियन से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है संस्कृत भाषा, तो उसको समझना भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट था, ठीक है। तो पहला बैरियर उसने लैंग्वेज बैरियर फेस किया। दूसरा बैरियर अंडरस्टैंडिंग में क्या है, रिलीजियस और बिलीफ, कि भाई यहाँ के लोगों का रिलीजन कंप्लीटली डिफरेंट है, और अल-बरूनी का रिलीजन बिल्कुल डिफरेंट था, ठीक है। तीसरा बैरियर उसने क्या फेस किया कि बिकॉज ऑफ दिस लैंग्वेज और रिलीजन बैरियर, वो बहुत इंसुलैरिटी को फेस कर रहा है, मतलब कि बहुत अलग थलग है, लोग उससे क्या, लोकल पीपल इंटरेक्ट नहीं करते, तो बहुत अलोन
अलोन फील कर रहा था, मतलब अपने आप में बेचारा रह रहा है, अलोन है। ये उसने बैरियर्स को ये उसने एक्सप्लेन किया है कि भाई ये सारी चीजों को उसने फेस किया, लेकिन उसको वेद पतंजलि के कामों में, उसको सब चीजों में, पुराण में, उपनिषद में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, तो उसने इस काम को कंटिन्यू रखा। तो पहली चीज उसने क्या एक्सपीरियंस बताया अपना, जो बैरियर्स उसने फेस किए। सेकंड चीज, उसने कास्ट सिस्टम पे यहाँ पे पढ़ना शुरू किया। तो क्योंकि उसको कंपेयर करने की आदत थी, तो उसने यहाँ पे जो कास्ट प्रणाली देखी, मतलब यहाँ पे 4 वर्ण देखे। उसने कहा सबसे ऊपर कौन है भाई, यहाँ पे ब्राह्मण है, फिर क्षत्रिय है, फिर वैश्य और शूद्र है। तो उसको ये कुछ अलग और यूनिक नहीं लगा, क्योंकि उसने कहा कि ओल्ड पर्शिया में भी इसी तरीके से कैटेगरीज में जो है वो बटा हुआ था पूरा का पूरा सिस्टम। तो उसको ये कुछ भी ऐसा है ना कि बिल्कुल ही अलग है या बहुत ही खराब है या वो है, ये सब उसने नहीं देखा, क्योंकि उसको ये था कि हाँ भाई ये तो मैंने देखा हुआ है। हाँ, जो चीज उसको डिस्टर्बिंग लगी और जो चीज उसको बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, वो थी पोल्यूशन और प्योरिटी का कॉन्सेप्ट। हमने पहले चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है कि किस तरीके से जो ब्राह्मण है या क्षत्रिय है उनको प्योर माना जाता है, मतलब भगवान के बिल्कुल पास है, प्योरिटी का कॉन्सेप्ट है। जो शूद्र है उनको पोल्यूटिंग कहा जाता है, अनटचेबल क्या है, पोल्यूटेड है, दूषित है, ठीक है, तो उनसे दूर रहना है। तो उसके अकॉर्डिंग उसने ये एक्सप्लेन किया है कि कभी भी कोई भी चीज एक स्टेट में नहीं रहती है। अगर कोई चीज इम्प्योर भी है तो वो बदल के प्योर हो जाती है, ठीक है। मतलब नेचर हम पे कभी भेदभाव नहीं करता। हमेशा ये जो सन की रेज है वो हवा के पोल्यूशन को क्या कर देती है, मार देती है। इवन जो सॉल्ट है खारे पानी में, वो उसके पोल्यूशन को खत्म कर देता है। तो कभी भी कोई भी चीज कंटेमिनेटेड नहीं रहती। तो ये कॉन्सेप्ट उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, ठीक है। बाकी उसने कास्ट सिस्टम पे ज्यादा उसने और कुछ नहीं कहा। अब अगले हम ट्रैवलर की बात करते हैं अपने। अगला ट्रैवलर जो है वो कब आए, 14th सेंचुरी में आए। तो देखो तीनों अलग अलग टाइम फ्रेम में आए, इसलिए तीनों का एक्सपीरियंस सबकी बात है, से हमने इंडिया को यहाँ जाना है। तो इब्न बतूता 14th सेंचुरी में इंडिया आया था। इब्न बतूता कहाँ से आया था, ये एशिया से नहीं था, ये अफ्रीका से आया हुआ था। कहाँ से, मोरक्को से आया हुआ था। मोरक्को में टेंजियर शहर से आया हुआ था। अगर हम इब्न बतूता की बात करें तो इब्न बतूता एक बहुत ही एजुकेटेड फैमिली से था। तो वो एक ऐसी फैमिली से था जो जिनको एक्सपर्टीज है इस्लामिक रिलीजियस लॉ, शरीयत में, ठीक है। जो शरिया है उसमें उनको क्या है, बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज है। इसी तरीके से जो इब्न बतूता था वो भी बहुत ज्यादा दिमागदार था, मतलब अपनी फैमिली की तरह उसको भी बहुत ज्यादा क्या थी, नॉलेज थी। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो इब्न बतूता को ग्लोब ट्रॉटर कहा जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ इंडिया आया था, इंडिया में आने से पहले भी वो कई सारी जगह पर पहले ही घूम लिया था। क्यों, क्योंकि भले ही वो बुकिश नॉलेज में बहुत ज्यादा क्या था वही उसको थी, और उसके अलावा वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखा था क्योंकि वो इतनी अच्छी फैमिली से था, लेकिन तब भी उसको क्या फील होता था, मतलब वो हमेशा बिलीव करता था जिसमें प्रैक्टिकल नॉलेज में, मतलब उसके अकॉर्डिंग बुकिश नॉलेज से ज्यादा जो नॉलेज देती है वो प्रैक्टिकलिटी, मतलब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि अगर मैं किसी के बारे में पढ़ रहा हूँ, किसी जगह के बारे में, तो मुझे वहां पे जाना चाहिए। ये इसलिए इंडिया आने से पहले उसने पिलग्रिमेज, मतलब कि तीर्थ यात्रा कर ली थी मक्का की। वो यमन चला गया था, वो ओमान होके आया हुआ था। तो वो काफी सारे एरिया को कवर करके 1332 और 1333 के समय इंडिया आया हुआ था। तो इंडिया में आने से पहले आपने देखा ना कितनी जगह घूमा था, और ये तो मैंने कम जगह बताई। इसके अलावा भी अगर बात करोगे तो वो सीरिया, मतलब कि सेंट्रल एशिया से होते हुए, तो अफ्रीकन, मतलब ईस्ट अफ्रीकन कोस्ट से होते हुए, और पूरा का पूरा सेंट्रल एशिया से होते हुए, तो वही भाई सारी कंट्रीज उसने कवर कर ली होगी भी। ईरान भी कवर किया उसने, इराक भी कवर किया, और उसके बाद वो सिंध के रास्ते से, क्योंकि जो पाकिस्तान वाला अपना क्षेत्र है, पाकिस्तान वाले एरिया से सिंध से होते हुए वो कहाँ पे आया, वो इंडिया में एंटर हुआ, ठीक है। वो इंडिया में आया तो उस समय इंडिया में दिल्ली सल्तनत का रूल था, और इस समय सुल्तान कौन थे, मोहम्मद बिन तुगलक। और उसने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बहुत सारी बातें सुनी हुई थी। तो सिंध में से ही वो सुन रहा था कि भाई मोहम्मद बिन तुगलक जो है उनको भी आर्ट, पोइट्री, ठीक है, इवन इन सब चीजों का बहुत ज्यादा शौक है। तो बस वो जो जितना उसने सुना बस उसी से अट्रैक्ट होके वो चला गया। तो वो ऊच और मुल्तान वाला क्षेत्र जो है उसको क्रॉस करते हुए यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक के पास दिल्ली आया। जब वो दिल्ली आया तो मोहम्मद बिन तुगलक भी उसकी नॉलेज से और इतने सारे एक्सपीरियंस से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। उन्होंने उसे क्या बना लिया, अपना काजी नियुक्त कर लिया। काजी क्या होता है, जज होता है। और उसने एक अच्छे खासे समय के लिए उस पोस्ट को क्या किया, यहाँ पे अपनाया इब्न बतूता ने। लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स के कारण यहाँ पे फिर सुल्तान ने उसको जेल में डलवा दिया। फिर जब उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग सारी क्लियर हुई तो 1342 में यहाँ पर उसको दोबारा काजी नियुक्त किया, और उसके बाद उसको एक ड्यूटी दी गई कि अब तुम्हें चाइना जाना है। और चाइना में, क्योंकि भाई तुम ही बहुत बड़े घुमक्कड़ हो, तुमने सब कुछ देखा हुआ है, तुम चाइना जाओ, और चाइना में उस समय मंगोल रूलर है तो उनके पास मेरे राजदूत की तरह जाओ। तो ये मैसेज रिसीव करते ही इब्न बतूता निकल गया। तो
तो ये भी वो सीधे-सीधे, अब ऐसे ऐसे तो वो सीधे-सीधे चाइना जा सकता था, पर वो सीधे-सीधे चाइना नहीं गया। सबसे पहले वो, क्योंकि अब दिल्ली में है, तो दिल्ली से पूरा का पूरा उसने क्या किया, सेंट्रल इंडिया को क्रॉस किया। सेंट्रल इंडिया को क्रॉस करके मालाबार कोस्ट पे पहुँचा। मालाबार कोस्ट मतलब केरला और ये जो कर्नाटका वाला आपका पूरा कोस्ट है, इसको मालाबार कोस्ट कहते हैं। यहाँ से वो कहाँ गया? मालदीव्स गया, ठीक है? मालदीव्स में रुका कुछ बढ़िया 18 महीने वो मालदीव्स रुका। मालदीव से फिर वो कहाँ पे गया? तो मालदीव से फिर वो श्रीलंका गया। श्रीलंका से फिर वो मालाबार कोस्ट दोबारा गया। वहां से फिर उसको असम देखना था, बंगाल देखना था, वो वहां गया। वहां से फिर इंडोनेशिया, सुमात्रा से फिर उसने अपनी जर्नी की। फिर वो कहाँ पे पहुंचा? चाइना पहुंचा, ठीक है? चाइना के बीजिंग शहर में वो पहुंचा। तो चाइना को पूरा ट्रैवल करते हुए फिर उसको इतना मजा नहीं आया चाइना में, और 1347 में वो अपने घर लौट गया। लेकिन उसने कई सारी चीजों को यहाँ पर घूमा, और एक तरीके से उसका एक्सपीरियंस बहुत बड़ा था। उसने कई सारी चीजों के बारे में, उसने अपने ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस से में उसने हर चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन किया। और उसी के साथ में जब उसने ये सारी चीजों का एक्सप्लेन किया, तो उसने कई और बातों को बताया कि भाई कितना ये सिर्फ अच्छा ही नहीं होता, मतलब एक्साइटमेंट तो बहुत ज्यादा होती ही होती है। तो उसने कहा मतलब ये सब, मतलब ट्रैवलिंग अच्छी तो है, लेकिन एक्साइटमेंट तो होती होती है, लेकिन उसके साथ में हजार्डियस भी है, बहुत खतरनाक भी होती है। कभी कभी आप बिल्कुल मौत को छू के यहाँ पर वापस आते हो। और उसके बाद उसने ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस बताया कि भाई उसको मुल्तान से दिल्ली तक 40 डेज लगे, सिंध से अगर उसको दिल्ली तक जाना है तो 50 डेज लगते हैं, दौलताबाद मतलब महाराष्ट्र में, दौलताबाद से दिल्ली जाना है तो 40 डेज लगते हैं, और ग्वालियर से अगर दिल्ली जाना है तो 10 डेज में हो जाता है। इस तरीके से उसने अपनी क्या बताई, पूरी यात्रा बनाई। और उसमें रहला में, मतलब रहला उसकी बुक है, तो रहला में उसने एक एक्सपर्ट, मतलब एक तरीके से एक पैराग्राफ दिया जिसमें उसने बताया है कि वो लोनली ट्रैवल करके कि किस तरीके से कई बार वो बहुत अकेला होता था, मतलब वो कबीलों के साथ चलता था, कारवा के साथ निकल जाता था, और वहां पे चलते चलते क्योंकि बाकी लोगों को लोग पहचानते थे तो उनको ग्रीट करते थे, बेचारा वो अकेला बैठा रहता था, लोनली, होम सिकनेस भी होती थी, और उसको कोई नहीं देखता था। मतलब एक बार तो उसको बहुत ज्यादा फीवर था, तब भी फिर उसके बाद उस कबीले से एक इंसान आया उसके पास और उससे बात की तो उसको अच्छा लगा। लेकिन वो ये भी उसने बहुत सारी दिक्कतें बताई है, हजार्ड भी बताए हैं कि अगर अकेले जाओगे तो रॉबर तुम्हें मार भी देंगे। एक बार तो वो एक पूरे के पूरे ग्रुप में जा रहा था, तब भी रॉबर्स ने पकड़ लिया था, डिकॉइट ने, डकैतों ने, और उसके साथ के लोगों को मार दिया था, पर फाइनली वो, मतलब लेकिन वो बच गया था। तो अब उसने अपना कई सारा एक्सपीरियंस शेयर किया है, पर उसके साथ में मतलब हमें कितनी सारी चीजें पता चलती है कि वो वेस्ट एशिया, अफ्रीका, चाइना, रशिया, ना जाने कहाँ कहाँ पे घूमा, और बाद में जाके वो अपने घर मोरक्को में उसने सारे एक्सपीरियंस को क्या किया, रिकॉर्ड यहाँ पे किया। अब हमने कंप्लीट कर लिया कि भाई इब्न बतूता क्या कौन है, और इब्न बतूता कहाँ से आया, और इब्न बतूता ने रहला लिखी, कितनी सारी चीजों को उसने एक्सपीरियंस किया। अब वही उसके एक्सपीरियंस की अब बात करें, जैसे अलबरूनी को पढ़ा, उसके एक्सपीरियंस को पढ़ा कि उसने अंडरस्टैंडिंग्स के ऊपर, बैरियर्स के ऊपर बताया, कास्ट सिस्टम के ऊपर बताया। अब इब्न बतूता की बारी। तो इब्न बतूता जो है, जिस समय इब्न बतूता आया था ना 14 सेंचुरी में, उस समय यूरोप से लेकर हम मतलब कनेक्टेड थे, चाइना से लेकर पूरा साउथ ईस्ट एशिया तक, ये पूरा कनेक्टेड थे। इंडियन सब कॉन्टिनेंट, मतलब सब कॉन्टिनेंट किसको कहा जाता है? इंडिया, जो पूरा आपका पाकिस्तान वाला, नेपाल, भूटान, मतलब सब पूरा जो एरिया है इसको सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। तो हम पूरा कनेक्टेड थे, क्योंकि ट्रेड रूट बहुत ज्यादा था, सिल्क रूट स्टार्ट हो गए थे, पूरा का पूरा इस टाइम में इब्न बतूता आया। तो उसने कई सारी चीजों को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट वे से बताया। वो बहुत सारे एरिया में तो खुद ने ही ट्रैवल किया हुआ था, तो उसने कई सारी बातों को यहाँ बताया। 3 चीज़ों में हम इसको बाँटेंगे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। पहली चीज़ कि भई, पहली चीज़ उसने कोकोनट और पान, मतलब कि उसने उन चीज़ों को एक्सप्लेन किया जो उसने कभी भी नहीं देखी थी। अच्छा, उसका डिस्क्राइब करने का तरीका बहुत अलग था। तो उसने यहाँ पर कोकोनट पहली बार देखा था, पान पहली बार देखा था कि लोग एक बेटल लीफ पान को कहा जाता है, वही उस पत्ते को ऐसे फ़ोल्ड करके खा जाते हैं, उसमें सुपारी वगैरह डाल के, मतलब वो ऐसे रियलिस्टिक तरीके से बताता था कि भई लोगों के मुँह में पानी आ जाए। तो पहली चीज़ उसने क्या बताई, पहला एक्सपीरियंस उसका क्या था कि जो उसने अनफैमिलियर चीज़ें देखी थी, जैसे पान देखा था, जैसे कैसे खाया जाता है, कोकोनट देखा हुआ था। सेकंड चीज़ उसने जो हमारे यहाँ पे देखी, वो अर्बन सिटीज़ को देखा। उसने हमारे सिटीज़ को, मतलब जो हमारी अर्बनाइज़ेशन है, मतलब हमारे शहर है, उनको डिस्क्राइब किया। जिसमें उसने क्या-क्या डिस्क्राइब किया? उसने सबसे पहले डिस्क्राइब किया कि भाई यहाँ इंडिया का जो शहर है, वो बहुत पॉपुलेटेड शहर है। मतलब बहुत ज़्यादा भरे-भरे शहर हैं, और इन भरे-भरे शहरों में लोग जो है वो बहुत प्रॉस्पेरिटी के साथ रहते हैं। अच्छा, वॉर वगैरह ऑकेजनली चलती रहती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छे से लोग यहाँ पे रहते हैं। उसने दिल्ली को एक्सप्लेन किया कि दिल्ली भाई बहुत ही बड़ा शहर है इंडिया का। उसने दौलताबाद को भी बताया कि भाई वो भी कम नहीं है, और उसके साथ उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी हमारी मार्केट, कि भाई इंडियन मार्केट बहुत ही शानदार है, क्योंकि वहाँ से व्यापार नहीं हो रहा, वहाँ टेम्पल्स भी हैं, वहाँ मॉस्को भी है, वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे बिल्कुल डांस भी हो रहा है, म्यूजिशियन भी आ रहे हैं, खेल
भी चल रहा है, नाटक भी चल रहा है, मतलब एक फेस्टिवल सा, मिनी फेस्टिवल सा चल रहा है, उसको ये बहुत अच्छा लगा। उसने हमारे एग्रीकल्चर को एक्सप्लेन किया, मतलब शहरों के अंदर पहले उसने मार्केट्स को एक्सप्लेन किया, शहरों के अंदर उसने बताया कि किस तरीके से जो पूरी मार्केट है वो किस तरीके से वाइब्रेंट है, उसने ये कल्चर को बताया। फिर उसने क्या बताया, हमारे एग्रीकल्चर को बताया कि यहाँ पर फर्टाइल सॉइल है, तो किसान जो है वो एक साल में 2 क्रॉप कर लेते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से। और उसने फिर क्या बताया, फिर उसने बताया कि हमारा जो व्यापार है वो भी बहुत प्रॉस्परस है, मतलब जो हमारी टेक्सटाइल है, मतलब कपड़ों का पूरा जैसे कॉटन है, फाइन मुस्लिन है, ब्रोकेड है, साटिन है, इसकी बहुत ज्यादा मार्केट में डिमांड है। वेस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया में बहुत ज्यादा हमारा ट्रेड जो है वो फ्लरिश है। तो इन सारी चीजों को इसने एक्सप्लेन किया। पहला उसने बिल्कुल बताया कि कितनी एक्साइटिंग चीजें उसने देखी, दूसरा उसने अर्बन सेंटर्स को बताया, और तीसरी चीज जो उसने यहाँ पर बताई वो बताया हमारा पोस्टल सिस्टम, मतलब हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम बेस्ट है। उसने कहा कि जो राजा है वो खुद ही इसका ध्यान रखता है। भाई कैसे ध्यान रखता है राजा इसका, तो राजा ध्यान रखता है कि भाई पूरा ट्रेड रूट के आसपास गेस्ट हाउसेस और इन बने हुए हैं, जिसमें जो ट्रेडर्स हैं, यात्री हैं, वो बैठ सकते हैं, ठीक है, पूरा जब भी वो व्यापार करने जाते हैं तो दूर दराज के एरिया में फंस गए तो वो वहां पे रह सकते हैं। इसके अलावा उसने ये भी बताया कि भाई पोस्टल सिस्टम बहुत बेस्ट है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह सामान बहुत जल्दी पहुंच जाता है। सिंध से दिल्ली में 50 डेज लगते हैं, और अगर सुल्तान के स्पाई हैं जिनको कोई मैसेज पहुंचाना है वो 5 दिन के अंदर पहुंचा देते, मतलब उसको बहुत ही फैसिनेटिंग लगा, मतलब इसने भी हमारी तारीफ की। अब हमें तीसरे बंदे को पढ़ना है जिसको शायद पसंद ही नहीं आया, उसने पूरा कंपेयर करके रख दिया, उसको कुछ पसंद नहीं आया इंडिया में। वो है फ्रेंकोइस बर्नियर, जो फ्रेंच से आया था 17th सेंचुरी में। सो फ्रेंकोइस बर्नियर को अब हम पढ़ने जा रहे हैं, पर फ्रेंकोइस बर्नियर से पहले थोड़ा समय में पीछे चलते हैं। कब तक चलते हैं, तो 1500 की बात करते हैं। देखो हमारे यहाँ कई सारे यूरोपियंस आए हुए हैं, कई सारे यूरोपियन हमारे यहाँ आए हैं, ब्रिटिशर्स ने हम पे कब्जा कर लिया था, लेकिन सबसे पहले हमारे यहाँ पोर्तुगीज आए हुए हैं, ठीक है, पुर्तगाल से। उसके बाद फिर हमारे यहाँ पे डच पीपल आए। तो देखो पोर्तुगीज जो थे ना, उन्होंने 1500 में आके 1600 तक, मतलब 100 साल तक बिल्कुल अकेले व्यापार किया है। फिर 1600 से कई सारी कंपनी हमारे आई, जैसे डच आए, इंग्लिश जिसको हम ब्रिटिशर्स कहते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे यहाँ पे आई, स्वीडिश, डेनमार्क, कई सारे लोग आए। तो ये सबने भी यहाँ पे, मतलब बताने का मतलब ये है कि सिर्फ फ्रेंकोइस बर्नियर इकलौता आदमी नहीं था जिसने इंडिया के बारे में चीजें लिखी हैं। इससे पहले भी कई सारे ट्रैवलॉग लिखे जा चुके हैं, इससे पहले भी कई सारी बातें इंडिया की कस्टम सोसाइटी के बारे में यूरोपियन लोगों ने लिखी, ठीक है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें तो पहली डिस्क्लेमर दे देती हूँ, प्रोनाउंसिएशन में देखो गड़बड़ होगी, क्योंकि मैं नहीं जानती यार, मेरे को उनकी भाषा नहीं आती है, तो प्लीज थोड़ा सा देख लेना। तो जैसे पोर्तुगीज में हम बात करें तो यहाँ पे कौन आया, यहाँ पे जसीट रोबर्टो नुबीली आए, ठीक है। इन्होंने इंडियन टेक्स्ट को यूरोपियन स्टाइल में, मतलब यहाँ पे ट्रांसलेट किया। उसके बाद अगर हम बात करें तो दौरते बरबोसा यहाँ पे आया। दौरते बरबोसा जो है, दौरते बरबोसा की अगर हम बात करें तो उसने इंडियन जो साउथ इंडिया है उसके बारे में लिखा, इवन ट्रेड के बारे में कई सारी बातें यहाँ पर लिखी, तो वो भी यहाँ पर आया, उन्हें अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। फिर 1600 से जब डच, इंग्लिश, ठीक है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आई, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ एक बहुत बड़े जूलर थे फ्रेंच के, जो कौन थे, उनका नाम था, अब देखो प्रोनाउंसिएशन में फिर मत जाना, बिपिस ट्रेवेनियर, ठीक है, ये नाम है, ठीक है। ये जो थे ना, ये जूलर थे, और ये 6 बार इंडिया आए हैं, ठीक है। इतना ज्यादा व्यापार इनको फैसिनेट किया इंडिया के साथ में। और इसके अलावा बात किया जाए तो इसके अलावा भी जो इटली से मुनखी थे वो आए हुए थे, वो एक डॉक्टर थे, और उन्होंने, मतलब वो तो बस गए, उन्होंने तो यूरोप छोड़ ही दिया, वो तो इंडिया बस गए। और उसके बाद आपको फ्रेंकोइस बर्नियर दिखता है, ठीक है। फ्रेंकोइस बर्नियर वही
तो बर्नियर जो है वो कई सारे पार्ट में कंट्री के घूमा और उसने कई सारी चीजों के बारे में यहाँ पर जो है लिखा। बेसिकली वो लिखता था तो उसका जो सारा का सारा वर्क है वो ज्यादातर डेडिकेटेड किसको होता था, जो लुइस 14 है फ्रांस के किंग उनको। और इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर उसने जो भी चीजें लिखी हुई हैं वो उसने क्रिटिकली ऑब्जर्वेशन से उसने पूरा कॉन्ट्रास्ट, मतलब क्या यूरोप में होता है क्या इंडिया में होता है, उसने एक तरीके से डीजनरेट किया ईस्ट को। ठीक है, मतलब देखो फ्रांस क्या है, वेस्ट में है, यूरोप का है वेस्ट में, और हम ईस्ट में है। तो बेसिकली ईस्ट को वो डिजनरेट करता है, भाई कैसे लोग हैं, क्या कर रहे हैं, मतलब कि प्राइवेटाइजेशन नहीं है, बहुत कुछ उसने बोला हुआ है जो अपन आगे देखने वाले हैं। ठीक है, इसी के साथ अगर हम बात करें तो बर्नियर ने बहुत सारी चीजों को यहाँ क्रिटिकली देखा और लिखा। तो 60, 70 और 71 के दौरान यूरोप में उसका वर्क पब्लिश भी हुआ। इवन उसके ट्रांसलेशन डच, इंग्लिश, फ्रेंच में तो भाई उसने लिखा ही था। सभी भाषाओं में जो है उसका वर्क यहाँ पर मतलब लगा, और उसके साथ में रीप्रिंट भी हुआ। मतलब 3-3 बार तो इंग्लिश में उसका वर्क बार बार रिपब्लिश हुआ, रिप्रिंट हुआ। उसके बाद भाई फ्रेंच में 7 से 8 बार हुआ। और ये क्या है ना कि देखो अल-बरूनी और इब्न बतूता पहले आए थे, लेकिन ये कहाँ से थे, ये एक तरीके से मोरक्को और एशिया के भाई शहर से थे। तो इसकी वजह से यहाँ अभी टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस आई नहीं थी, तो इनका वर्क बहुत बाद में लोगों को पता चला। मतलब 1800 बात करूं कि ये 11वीं सेंचुरी में आया था, 1500 के बाद भाई एक तरीके से अलबरूनी का वर्क आया, 1800 के बाद आया, और उससे पहले फ्रेंकोइस का वर्क जो है वो फैल चुका था। मतलब हमारे बारे में सोच पहले ही फ्रेंकोइस के द्वारा बना ली गई थी। अब अलबरूनी इब्न बतूता ऐसे एरिया से आए थे जहां पर मतलब एक तरीके से उसने कंपेयर नहीं किया इन लोगों ने, इन्होंने हमेशा अच्छी चीजों पे फोकस करके बताना शुरू किया। पर यहाँ फ्रेंकोइस बर्नियर तो भाई एक ऐसे ही एरिया से आया था जो भाई कंपैरिजन ही करना है उनको, तो भाई अपने आप को सुपीरियर ही दिखाना, जो कि हमेशा वो सुपीरियर ही दिखाते थे। तो इस तरीके से यहाँ पे हुआ। तो फ्रेंकोइस बर्नियर ने कई सारे चीजों को टारगेट किया। सबसे पहली चीज जो उसने लैंड ओनरशिप पे क्वेश्चन उठाया, उसके अकॉर्डिंग कि सारी की सारी जमीन का सोल होल मालिक कौन है, मुगल एम्परर है। ठीक है, वो एम्परर मालिक है, और यहाँ जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो सब जो है बस काम ही कर रहे हैं, उन वो मालिक नहीं है, मतलब उनके पास कोई प्रॉपर्टी वगैरह नहीं है, सब एम्परर की और उसके नोबल जितने जमींदार हैं उनकी प्रॉपर्टी है। तो वो एक्सप्लॉइट भी करते हैं, और कोई प्राइवेटाइजेशन नहीं। तो वो कहते हैं बिना प्राइवेट प्रॉपर्टी के ग्रोथ ही नहीं हो सकती है, क्योंकि जब किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी तब सामने वाला फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ के बारे में सोचेगा। अब पीजेंट वगैरह ग्रोथ के बारे में क्यों सोचेंगे जब उनकी प्रॉपर्टी ही नहीं है। तो उसको ये कॉन्सेप्ट बहुत ही बेकार लगा कि यार प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, ग्रोथ तो यहाँ पे हो ही नहीं सकती है। तो पहली चीज जिस पे उसने क्वेश्चन उठाया वो लैंड ओनरशिप है, कि भाई सब कुछ किंग का है, और जब सब कुछ किंग का है तो किसी भी पीजेंट का नहीं है, तो भाई वो उनके बच्चों में भी ट्रांसफर नहीं होगा। तो जब ट्रांसफर ही नहीं होगा बच्चों को तो फिर वो लोग काम भी नहीं करेंगे, और इस वजह से सबका लाइफस्टाइल नीचे ही जाएगा। और जब लाइफस्टाइल उठेगा नहीं तो इंप्रूविंग क्लास, जिसको अपन मिडिल क्लास कहते हैं, वो आएगी नहीं, जो वेस्टर्न यूरोप में पहले ही आ चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर वही है कि धीरे धीरे इंडिया जो है वो किसमें है, वो धीरे धीरे डाउन ट्रोड होता चला जा रहा है, क्योंकि लोगों को काम ही नहीं है, वो काम करना भी नहीं पसंद करेंगे, क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी यहाँ पे नहीं है, और सब कुछ डिक्लाइन हो जाएगा। बस क्या डिक्लाइन नहीं होगा, एरिस्टोक्रेसी, मतलब ये जो अमीर लोग हैं इनके पास जो पावर है ये बढ़ते चले जाएंगे, और बाकी सब कुछ यहाँ पे डिक्लाइन हो जाएगा। तो फिर उसके बाद बर्नियर यहाँ डिस्क्राइब करता है कि ये जो पूरी इंडियन क्लास है ये या तो बहुत ज्यादा रिच है और बहुत ज्यादा पुअर है, मतलब बिल्कुल डिवाइड है रिच और पुअर में, कोई मिडिल क्लास यहाँ पर है ही नहीं है। ठीक है, तो मतलब जो राजा है उनका घराना बस वही रिच है, बाकी सब तो यहाँ पे पुअर है। इसके बाद वो लोगों को डिस्क्राइब करता है, मतलब सब्जेक्ट मतलब होता है प्रजा, तो प्रजा को डिस्क्राइब करता है कि पहले तो वो किंग को बोलता है कि किंग जो है वो बैगर्स का किंग है, मतलब भिखारियों का राजा है जो एम्परर है, और बारबेरियन का बाहर के आए हुए का लोगों का राजा है, और कुछ है नहीं है भाई इसके पास में। मतलब इतना ज्यादा इसको बोलना था तो फिर ये रहा ही क्यों यहाँ पे 12 साल में। ठीक है, तो बोलता है कि भाई भिखारियों का राजा है, और उसके बाद फिर आगे बढ़ता तो कहता है कि भाई सिटीज यहाँ की पूरी खराब हो चुकी है। ठीक है, इल एयर मतलब कि बिल्कुल दूषित हवाएं हैं, बिल्कुल गंदे दलदल बने हुए जिसकी वजह से डिसीज